नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं एशियाविल। इस बार एशियाविल हिंदी पे हमारे साथ एक खास मेहमान है। कोविड 19 को लेकर चर्चाएं भले ही भारत में खबरों में थोड़ी कम हो रही हों, लेकिन फिर से एक नया डर वायरोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अंदर दिख रहा है। वो है भारत में थर्ड वेव की तैयारी को लेके। और ये भी बड़ा सवाल है कि क्या भारत में कोविड 19 का कोई थर्ड वेव आने वाला है या नहीं। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविरल वत्स। वो एनएचएस स्कॉटलैंड के साथ काम कर रहे हैं, फिजिशियन हैं, एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले में। आपने कई बार उनको अलग अलग टीवी चैनलों पे बात करते हुए सुना होगा। डॉक्टर अविरल, बिना समय गवाए, क्योंकि मुझे पता है आप बिजी हैं इस वक्त और हेल्थ वर्कर्स का एक एक मिनट इस वक्त इस पूरे पैंडेमिक में इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधे शुरू करूंगा अपने सवालों का दौर। सबसे पहले अगर आप हमें समझा पाए कि थर्ड वेव जो हम सुन रहे हैं, पहले हमने कोविड 19 भारत ऐसे देश में हमने एक परसेप्शन बनाया था कि कोविड 19 एक महामारी है और शायद 22 दिन का लॉकडाउन हम्म। लगेगा और हम इस महामारी से जीत पालेंगे। ऐसा जी। नहीं हुआ। पूरा साल बीत गया 2020 का। फिर हमारे देश के नेताओं ने और जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि हमने कोविड के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर जंग जीत ली है। और अनफॉर्चुनेटली जब ये दावे किए जा रहे थे तब भारत ने एक बहुत खौफनाक मंजर देखा उसके एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद ही। मैं सेकेंड वेव जी। की बात कर रहा हूं। अब जिस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं, जून के महीने में सेकेंड वेव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और दुनिया में कहीं ना कहीं थर्ड वेव के बारे में चर्चा शुरू हो गई है कोविड 19 की। तो डॉक्टर अविरल, अगर आप हमें बता पाते कि क्या है थर्ड वेव कोविड 19 का, किन किन देशों पे इसका असर दिख रहा है और कैसे वो देश लड़ रहे हैं तीसरे वेव से। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसमें शामिल करने के लिए। देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली वेव से लेकर अब तक जो भी हमने कई बार इस चीज को नकारना चाहा कि भाई हम यहाँ पे नहीं होगी या हम ऐसे छोटे मोटे स्टेप्स कर लेंगे उससे ठीक हो जाएगा और महामारी खत्म हो गई है, ये भी कहा हमने। तो हमने देखा है कि ये ऐसे जैसे कहते हैं कि विशफुल थिंकिंग से ये कहीं जाने वाली नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन स्थिति है भारत में कि दूसरी वेव, मैं अभी तो नहीं कहूंगा कि चली गई है, अभी उसका जो 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 लास्ट टेल एंड है वो अभी जी। चल रहा है। और जो गांव में या ग्रामीण इलाकों में उसका क्या हाल है उसकी शायद इतनी रिपोर्टिंग भी नहीं आ रही, तो वो अभी चल रहा है। तो उसके चलते जो उसकी अगली वेव होगी वो कब आएगी, कैसे रहेगी, ये इस चीज पे बहुत निर्भर करता है कि हमने दूसरी वेव को डील करने में क्या किया। उसकी एग्जांपल मैं दूं, आपने ये भी पूछा बीच में कि बाकी देशों में थर्ड वेव का क्या सीन रहा। यूके में सेकेंड वेव जो थी साल के शुरू में, पिछले साल के अंत में आई, तो उसको ध्वस्त करने के लिए यूके में बहुत बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन की गई। तो उसकी स्थिति अब ये है कि अब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो तो काफी मात्रा में 50-60% से भी ऊपर, और जो सीनियर है वो तो 90% से ऊपर उनको वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। और अभी कोशिश ये हो रही है कि 2 डोज दी जा सके 60% के करीब पॉपुलेशन को। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी, इसके चलते हमने थर्ड वेव को काफी नीचे ही रखा। और 60 बता रहे, आप 60% कह रहे हैं आपने। जी। जी। तो जो सिंगल डोज दी गई वो उससे भी ज्यादा दी गई है। तो अभी टारगेट ये चल रहा है कि 50-60% को एटलीस्ट डबल डोज देकर हम राइट। उसको प्रोटेक्शन में ला सकें। उसके भी कारण है क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, जो कि इंडिया में सबसे पहले पाया गया था, उसका जो अगर आप सिंगल डोज लेते हैं तो वो उस वेरिएंट पे असर उसका कम है। तो जब तक दूसरी डोज नहीं लगती है, मैं कोविशील्ड या एक्स्ट्राजेनेका की ज्यादा बातें कर रहा हूँ, इवन फाइजर की जो है उसका भी यही हाल है, दूसरी डोज के तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद जो है असली अच्छी प्रोटेक्शन जो उससे शुरू होती है। तो इसके चलते जो 2 डोजेज हैं वो बहुत जरूरी हैं और यही स्ट्रेटेजी यूके में चली। यहाँ पे केसेस बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेकेंड वेव के मुकाबले थर्ड वेव में जो हॉस्पिटलाइजेशंस थी, जो डेथ्स थी, उसकी जो प्रोपोर्शन है, उसकी जो मात्रा है वो रिलेटिवली कम रही है। और वो उन लोगों में ज्यादा हुई हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। तो ओके। जिनमें पहले वैक्सीनेशन हो गई, जो जो एल्डरली थे या 40+ भी थे, उनमें प्रोटेक्शन काफी अच्छा रहा है।
तो ये एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर उभर कर आई है कि इसके चलते यूके ने तो इस चीज को डील किया है, यूएस भी इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इजराइल ने तो बहुत बड़े लेवल पर पहले ही जो उनकी पहली सेकेंड वेव आई थी उसके बाद काफी लेवल पर वैक्सीनेशन कर दी थी, दे आर ऑल्सो सेइंग सिमिलर रिजल्ट उनको भी मिल रहे हैं जी। तो इंडिया का के लिए भी जो भी दूसरी वेव जा रही है, इसमें वैक्सीनेशन हम कितनी स्पीड से कर सकते हैं उस पर बहुत निर्भर करेगा कि हम तीसरी वेव को कैसे देखेंगे। बट डॉक्टर अविरल, क्या अभी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, कोई ऐसी कंट्री है जो थर्ड वेव जहां पे ऑलरेडी हिट कर चुका है कोविड-19 का, या इस वक्त सिर्फ कंसर्न्स जताए जा रहे हैं कि इस चीज को लेके, तीसरे वेव को लेके हमको प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल। यूके की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी तीसरी वेव आप कहिए चल रही है या उसकी पीक जो है हम पास कर रहे हैं, बट अभी अभी ऑनगोइंग है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये तीसरी वेव उतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरी थी, तो उसके चलते उतना जो हमारा एनएचएस है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उस पर इतना बोझ नहीं आ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन इतनी नहीं हो रही है, तो हम जो नॉन कोविड काम है वो भी पेशेंट के रिलेटेड वो चल रहे हैं। लेकिन वेव जो है वो जरूर चल रही है, और उसकी जो संशय है, उसके जो डाउट्स हैं वो बने हुए हैं कि इसके क्या नतीजे निकल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स का नंबर कम है। तो थर्ड वेव, कई जगह तो फोर्थ वेव भी आके जा चुकी हैं, चाहे हम छोटे टाउन्स एंड सिटीज की बात करें, ब्राजील जैसी जगह में। तो ये वेव्स तो देखिए वही बात है कि ये टाइम के बाद आती रहेंगी, इसीलिए इंडिया में भी आने का यही है, क्योंकि यूके में के और इंडिया के हिसाब से देखें तो 2 या 3 महीने का फर्क रहा है वेव्स का। पहले यूके में आती है, उसके 2-3 महीने बाद इंडिया में पाई गई हैं। तो सिमिलरली थर्ड वेव भी अगले एक आधे महीने में इंडिया में आने का जो है एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली अगर वैक्सीन हम बड़े लेवल पे नहीं कर पाते तो। आप कह रहे हैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हम शिफ्ट कर रहे हैं एज अ नेशन, कि शायद हमने फिर वो एक मोड कहीं ना कहीं बन रहा है भारत को लेके कि भाई हमने एक तरह से जंग जीत ली है, उस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है, तो ये बस एक पैच ऑफ रिलीफ है, आप एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 1.5-2 महीने में यहाँ से फिर थर्ड वेव हिट कर जाए भारत में? जी बिल्कुल। देखिए हमारी बात नहीं हुई दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में जिनसे मैं बात कर रहा था यही बात हो रही थी, मुझे बताया जाता था कि हमने वायरस को हरा दिया है। तो मेरा प्रश्न यही होता था कि हमने इंडिया में ऐसा क्या किया जिसके साथ हमने वायरस को हराया। ऐसा हमने कुछ भी सेपरेट नहीं किया, वायरस का जो साइकिल है वो अपने आप नीचे चला गया, और वही इस बार हुआ है। हमने वायरस जो वेव है उसको वैक्सीन के थ्रू ध्वस्त नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि लोगों के बिहेवियर में बहुत बड़ी चेंज आ गई हो जिसके कारण ऐसा हुआ, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अगली वेव नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके चलते इट इज इनएविटेबल, ये एक्सपेक्ट करना ठीक होगा या तैयारी करनी ठीक होगी कि तीसरी वेव अराउंड द कॉर्नर ही है। और उसका एक और कारण है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी अभी घूम रहा है, और जो वेरिएंट्स होंगे वो अभी घूम रहे होंगे जिसका हमने अभी तक मालूम नहीं है। इतना ट्रांसमिशन इंडिया में हुआ है तो बहुत लाइकलीहुड है कि और वेरिएंट्स होंगे, और वो कब फैलते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, वो समय ही बताएगा। तो इन सब चीजों के चलते, और जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बहुत, अभी कल की खबर तो चलो अच्छी थी कि हमने काफी बड़ी मात्रा में एक दिन कर लिया, लेकिन जो परसेंटेज लें तो हम अभी आई थिंक 17% के करीब है हमारी वैक्सीनेशन पूरी पॉपुलेशन की, तो वो बहुत ही कम है। तो इन सबको इकट्ठा लें तो डर बिल्कुल बना हुआ है थर्ड वेव का। जी, इनफैक्ट आपके जवाब से 2-3 सवाल हैं। एक तो डेल्टा वेरिएंट को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है, उस पे मैं आऊंगा। एक और सवाल मुझे व्यूअर कहें जो जिनसे मेरे परिचित हैं, उन्होंने वो सवाल भेजा और मुझे वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं आखिर में उसको रख रहा हूं। और आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं आप। थर्ड वेव किस समय, 1.5-2 महीने का वक्त है, शायद हिट कर जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सच में एक बड़ा कंसर्न है जिस रेट पे हमने वैक्सीनेट किया है अपनी पॉपुलेशन को। लेकिन इंडिया में हर बार की तरह, मतलब कई बार लगता है कि शायद हमने कुछ सीखा नहीं है अपनी गलतियों से। इस बार भी थर्ड वेव को लेके बहुत सारी बातचीत चल रही है। एक वो धड़ा है वायरोलॉजिस्ट का, डॉक्टर्स का, जो कह रहा है कि इमिनेंट है, थर्ड वेव आएगा ही। डेट और महीने अलग अलग बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, तीसरा वेव नहीं आएगा, ऐसे वायरोलॉजिस्ट भी हैं। तो आपकी ओपिनियन में ये जो डिवीजन ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है,
उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, तो प्रेडिक्शन जो है वो भी अगर डेटा के बेस पे हो तो बेटर रहती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं स्पेकुलेट करने की। जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी, वो शायद इस बेस पे कह रहे हैं कि हमारी काफी बड़ी पॉपुलेशन इनफैक्ट हो चुकी है, तो उसके जी। चलते मे बी उनमें हर्ड इम्यूनिटी, जो हम मेरे ख्याल से डे वन के पैंडेमिक से सुनते आ रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के चलते शायद हम बच जाएंगे। देखिए, अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो इट इज वेरी वेरी गुड। मैं तो बिल्कुल हम्म। नहीं चाहूंगा कि थर्ड वेव आए, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं उसके चलते, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट वेव में भी इंडिया में ये पाया गया था, दिल्ली का आई थिंक डाटा था कि सीरो पॉजिटिविटी जो है, इन्फेक्शन रेट, वो पॉपुलेशन में आई थिंक 50% को टच कर गया था। जी। और पंजाब का भी मुझे याद है, उसमें तो 60-70% शायद टच कर गया था। तो ये जो सीरो पॉजिटिविटी है, ये बहुत ही वेरिएबल इम्यूनिटी होती है। इसकी जो प्रिडिक्टिबिलिटी है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते कि ये अगले 3 महीने तक काम करेगी, 6 महीने तक काम करेगी। और वैक्सीन की इम्यूनिटी भी और पोस्ट इन्फेक्शन भी नीचे जाती है आफ्टर आफ्टर फ्यू मंथ्स। ये रही एक बात। दूसरा है कि जब इन्फेक्शन होता है तो कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कुछ लोग सीवियरली जिनको बीमारी होती है। इन सब जी। में जो स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी का है वो भी वेरी करता है। जो एसिम्प्टोमेटिक है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो शायद काफी कम भी रह सकती है। तो ये वेरिएबिलिटी को लेकर हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हम तीसरी वेव को बचा लें। तो अगर, मैं तो कह रहा हूं कि अगर नहीं आई तो देखिए सब चाहेंगे कि ना आए, लेकिन हमने 2 बार पहले देख चुके हैं। ये जैसा आपने कहा कि उससे अगर हम कुछ भी सीख लेते हैं तो ये है कि अगली वेव आए उससे पहले हम पूरी तैयारी से बैठे, हम फिर जी। से उसी स्थिति में ना हो कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, या हमारे पास गाइडलाइंस भी नहीं है, जो कि हमने सेकंड वेव में देखा कि वेव के एंड में जाके हमने गाइडलाइंस को अपडेट करा। तो एटलीस्ट ये जो तैयारियां हैं ये हमें पूरी कर लेनी चाहिए। अगर नहीं आती है वेव तो हमारा कोई नुकसान नहीं है इस तैयारी में, जी। और साथ में हम वैक्सीनेशन कर। लेकिन जो हम देख रहे हैं, यूके में भी थर्ड वेव आई है, वो कम इसलिए रही क्योंकि वैक्सीनेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया। तो वही एक फैक्टर था और कोई फैक्टर नहीं था। तो जी। इंडिया में अगर जी। वैक्सीनेशन होती है तो वो उसको हम कम कर सकते हैं। तो मैं जो कहूंगा, आई वुड एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन कि भाई हम तैयारी कर लेते हैं ताकि हम जानों को बचाने के लिए तैयार रहें। अगर नहीं डॉक्टर आती विरल, है तो क्या तैयारियां हो सकती हैं? मैं इनफैक्ट इसी सवाल पे आई वाज इचिंग टू कम टू दिस क्वेश्चन कि क्या तैयारियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे सबसे बड़ी तैयारी अगर आप मुझसे पूछे, अगर आप मुझे पूरी पावर दे दें तो मैं तो अपनी पूरी पावर वैक्सीनेशन में झोंक दूं कि जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम सिंगल डोज भी दे सकते हैं तब भी हम 30-40% प्रोटेक्शन शुरू कर सकते हैं। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप, जी। मतलब बिग 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 स्केल पे। चाहे मैंने तो पहले भी एक 4-6 हफ्ते पहले भी बात ट्वीट किया था इस पे कि अगर आर्मी की हेल्प लेनी पड़े, पैरामिलिट्री फोर्स में लेनी पड़े, तो हमें ले लेनी चाहिए, एंड वी शुड डू इट। हाँ, डोजेज वैक्सीनेशन की वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, बट दिस इज माय फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि लोगों के साथ जो संवाद है, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने पैंडेमिक को जीत लिया है। ये डेली बेसिस पर उनको याद दिलाना पड़ेगा, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो याद दिलाना पड़ेगा, और लीडर्स को दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल कि ऐसा इसको मेंटेन करना है हमें, जब तक साइंटिस्ट या डॉक्टर हमें बता ना दें कि दिस इज ओवर। ये दूसरा स्टेप है। तीसरी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, आज का समय है कि जब हम अपने जो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखें, उनको, उनका अगर नंबर्स किसी तरह से बढ़ सकते हैं वो करें। गाइडलाइंस जो हैं जो हमारी, उनको अप टू डेट करें एविडेंस बेस्ड, कि अगर कल से वेव हिट करती है तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर सब कुछ है। ऑक्सीजन की जो हमने इतनी बड़ी कमी देखी और उसके सेकंड में। चलते जो हम, जी। जी, सेकंड में, उसको हम, मतलब उसको हम आज की डेट में उसको हम तैयार करके रखें। जो बेड्स इंक्रीज करने हैं, जो आईसीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो सब चीजें हम आज की डेट में तैयार करें। और अगेन, ये सब जब हम करेंगे तो लोगों में भी एक मैसेज जाएगा कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर अनदर वेव एंड इट इज नॉट ओवर। तो उसमें वो भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो जो मैसेज है वो भी जाता है कि सरकार अभी सीरियस है। अगर हम उल्टी साइड जाते हैं, सरकारें कहने लग जाएं कि हमने जीत लिया है, जो कि हमने फरवरी में, मार्च में कहा था, तो फिर से वही गलती कर रहे हैं जिसके चलते हमने इतनी इतनी जानें गंवाई हैं। मैं मानता हूं कि वायरस बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे बचने के तरीके अभी भी वही हैं और वो कारगर हैं। बहुत कंट्रीज ने दिखाया है कि वो कारगर हैं और हम जानों जी। को ऐसे पहले बच, तो ये तैयारी बहुत जरूरी है। मुझे आपका जवाब इस मायने में भी इंटरेस्टिंग लगा डॉक्टर अविरल कि आपने 3 स्टेप जो बताए हैं उसमें पहले 2 स्टेप, पहला तो वैक्सीनेशन है और दूसरा
मैसेजिंग जो है, जो नैरेटिव है, उसको मेंटेन करना, उसके मोमेंटम को मेंटेन करना, और तीसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप की आप बात कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एज अ सिटीजन ही मैं कहूंगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग, उस हिसाब से लग रहा था कि रैंप अप करना शायद पहला स्टेप होगा। तो वो इंटरेस्टिंग था। मैं अब थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं इस बातचीत में, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपको जाना भी होगा, तो मैं आखिर के कुछ मिनटों में बस आपसे ये समझना चाह रहा था, डेल्टा वेरिएंट को लेके तमाम तरह के स्पेकुलेशंस इस वक्त हो रहे हैं, और इंडिया जी। में ये कहा गया है कि इट इज वेरिएंट ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इंटरेस्ट, अच्छा। बट नॉट कंसर्न। वेरिएंट ऑफ ओके। कंसर्न अभी नहीं हुआ है। ये राइट। एक दो दिन पहले तक का बयान यही है। अच्छा, मैं अगर मिस। हम तो जी, तो इस ये पूरे डेल्टा वेरिएंट, जो डेल्टा प्लस है रादर, उसको लेके क्या कुछ डेटा इस वक्त हमारे पास है? क्यों माना जा रहा है कि इसको लेके सचेत रहना चाहिए, और क्या खतरा हो सकता है? मुझे थोड़ा इसमें, मैं इसमें ज्यादा बहुत कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर हम डेल्टा का भी वेरिएंट की भी सोचे, तो उसकी जो जी रिसर्च आई है, जो उसके जो जो नंबर्स आए हैं ना, वो तब आए हैं जब वो यूएस में और यूके में फैलना शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि एक इकोसिस्टम ऐसा था जिससे कि हमें मालूम चला कि कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है, कितना ये, कितने परसेंट ये हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा कर रहा है, और ये कैसे इतना ज्यादा फैल रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो नंबर्स हैं, ये जो रिसर्च है, हमें अभी इंडिया से नहीं मिली है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है और उसकी 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 प्रतिशत भी कितनी है फैलाव की, वो हमें डिटेक्ट कर लिया है। यही गलती हमने पीछे दिसंबर जनवरी या उससे भी पहले हमने करी थी, जब हमने डेल्टा वेरिएंट को भी डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन हम्म हमने उसको फॉलो अप नहीं किया। हमें ये नहीं मालूम था वो कितना फैल रहा है, हमें ये नहीं मालूम था वो कितना ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च का जो इकोसिस्टम है वो मिसिंग है। तो यही मेरा सबसे बड़ा खतरा, आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि मुझे इसी बात का सबसे बड़ा खतरा है कि एक और वेरिएंट हमने डिटेक्ट कर लिया है, और हमें उसके बारे में नहीं मालूम कि वो ट्रांसमिसिबल ज्यादा है या नहीं। उसकी जो म्यूटेशंस हैं वो एडिड है, जो पहले डेल्टा की थी उसके ऊपर एक और एडिड म्यूटेशन है, जो कि बिल्कुल इफेक्ट कर सकती है ट्रांसमिसिबिलिटी को और उसकी जो घातकता है उसको भी। तो हम्म। ये देखिए, जो मैं तो फिर वही बात आता हूँ, आई वुड एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। हमें फिर से एक नया वेरिएंट मिला है, हमें फिर से नहीं मालूम कि वो कितना घातक हो सकता है, कितनी तेजी से फैल सकता है, और हमने फिर से अपना सारी कंट्री को खोल दिया है। लोग फिर से बिना मास्क के घूम रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव कह लीजिए या नेशनल नैरेटिव फिर से उस तरफ जा रहा है कि हमने इसको हरा दिया है। ये सारे के सारे वही साइंस हैं जो हमने दिसंबर जनवरी फरवरी में देखे थे। जी उसका जो नतीजा था हमने मार्च में भुगता है। तो और ऊपर से अगर हम वैक्सीनेशन भी नहीं करते हैं, तो अगर आप देखें तो मेरे लिए तो ये सेम ट्रेजेक्ट्री है। तो कुछ भी आई नहीं वुड बी, बदला एक तरह से। कुछ नहीं बदल रहा, तो आई वुड बी वरीड। लेकिन इसको मैं स्पेकुलेट करके प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये देखिए नया वेरिएंट है, ये बहुत घातक होगा, वो भी कहना ठीक नहीं है जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं आता। एंड दैट, वो फिर मैं वही कहूंगा कि जो इकोसिस्टम है इंडिया में रिसर्च का, आई वुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट अब जब हम एक और वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तब उसको रैंप अप करके एटलीस्ट हमें ये आंसर्स मिल जाने जी चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये यही इंटरेस्टिंग बात है। आप लगातार जिस बात को वैक्सीनेशन के बारे में कह रहे हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हम अपने फुल फ्लो में और स्विंग में हमारा वैक्सीनेशन पॉलिसी होना चाहिए था, तब पूरे कंट्री को रिव्यू करना पड़ा, और एक नई वैक्सीनेशन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की, और जो शुरुआत अब हुई है, और जिसमें ये दावा हुआ कि दुनिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैक्सीनेशन इन सिंगल डे किया गया है, उसको लेके भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैक्सीनेशन था या नहीं था, नंबर एक। और नंबर दो, एक scroll.in हमारे यहाँ एक न्यूज वेबसाइट है, उसने भी एक रिपोर्ट किया है कि किस तरह से कई राज्यों में इस नंबर को अचीव करने के लिए पहले वैक्सीनेशन को स्लो किया गया, और उसके बाद अचानक से 17 तारीख को उसमें बम्प दिखता है। सॉरी, जिस दिन से हमारा ये कल से। शुरू होता है ड्राइव, कल से, उस दिन बम्प दिखता है, बिल्कुल से राइज दिखता है नंबर्स में। जी। तो इन इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये
जो तरीका है, नंबर एक की जो नैरेटिव मैनेजमेंट से क्या कोविड से लड़ा जा सकता है, और नंबर दो इन नंबर्स को अगर अचीव करने के लिए पहले स्लो डाउन किया गया और फिर एक दिन ज्यादा लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया, तो क्या इस तरह की पॉलिसी, जो डेटा जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, तो क्या इस तरह की पॉलिसी सही है, या ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम को अब्रप्ट करती है, थोड़ा क्या कहते हैं, पटरी से उतारती है, या उस डायरेक्शन में ले जाती है? नहीं, देखिए, हाँ, इसमें दो बातें हैं, मैं जी दोनों को सेपरेट करके देखना चाहूंगा। एक तो है पॉलिटिकल नैरेटिव और दूसरी है साइंटिफिक जी जी स्ट्रेटेजी मेकिंग। देखिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो मेरे हिसाब से कुछ खास बदला नहीं है पिछले साल से, वो मोर और लेस सिमिलर चल रहा है, और वो उसके बारे में ज्यादा कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट माई प्लेस। आई डोंट यस माइंड, मैं आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट आज हम बात अगर दूसरी करें कि पहली बात तो कि अगर ये रिकॉर्ड है भी, इवन देन इट डजंट रियली मैटर। वो क्यों? जी पहली बात तो अगर हम रिकॉर्ड के, आई थिंक अगर हम चाइना के नंबर देखेंगे तो चाइना तो आई थिंक इससे भी ज्यादा अमाउंट में डेली बेसिस पर पिछले कई हफ्तों से वैक्सीनेशन कर रहा है। तो आई हैव माई सीरियस डाउट्स कि मैं जानना चाह रहा था कि रिकॉर्ड क्या है। इंडिया का रिकॉर्ड हो सकता है, आई सीरियसली डाउट कि दुनिया भर का रिकॉर्ड है। अगर है भी तब भी ये कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए, हम एक मैराथन भाग रहे हैं, ठीक है, और वो मैराथन हमने एक 10 या 20 मीटर, वो मैराथन 40-50 किलोमीटर की होती है, तो 42 की लगा लीजिए, लेकिन उसका 10 या 20 मीटर हमने बहुत तेजी से भाग, हमारी एंगल से, और हम उसको अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और ये मैराथन हम पिछले 6 महीने से हमने भागनी शुरू की है, आज नहीं करी, और हमें अभी बहुत आगे का डिस्टेंस कवर करना है। तो दिस इज द रियलिटी जिस पे हम खड़े हैं। इसको हम सेलिब्रेट कर भी लेंगे तो आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तब अचीवमेंट होगा अगर हम इस रेट को और बढ़ाएं और अगले 6 महीने तक इस रेट को बरकरार रखें। हाँ, मैं तब बिल्कुल अगले 1-2 महीने में आपके साथ ही बैठकर इसको विल हैव अ पैट ऑन अवर बैक, या जो भी कर रहे हैं, मोदी जी जी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो लेकिन तब तक अगर हमने जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले इसको स्लो डाउन कर लिया और फिर एकदम से एक दिन के लिए जंप अप करने के लिए किया, तो ये सब पॉलिटिकल माइलेज इसमें मिल सकती है, लेकिन साइंटिफिक माइलेज कुछ नहीं मिलने वाली। साइंटिफिक माइलेज नहीं मिलेगा, राइट? साइंटिफिक तो माइलेज इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक हमारी 40-50% पॉपुलेशन जब तक नहीं होती है, तब तक दिस डजंट मीन मच। कि वही अगर हम अभी 17-18% पूरी पॉपुलेशन को ही हम करके बैठे हैं, तो इसका कुछ खास साइंटिफिक तो इन शॉर्ट बॉटम लाइन यही है कि हेडलाइन मैनेजमेंट तो हो सकता है, लेकिन कोविड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इससे हमें। एक दिन से नहीं मिलने वाला। अगर यही चीज हम अगले 6 महीने तक करेंगे तो बहुत फायदा मिल सकता है। जी, इनफैक्ट आपने जो बात कही कि चाइना का अगर हम पैटर्न देखेंगे, मैंने वो डेटा भी स्टडी किया था एक दिन बैठ के, तो उसमें दिखता है कि किस तरह से चाइना ने हर वीक शुरुआती दौर में जब उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो हर वीक में उन लोगों ने मल्टीफोल्ड इंक्रीज करना शुरू किया था, और बाद में वो पर डे इंक्रीज में कन्वर्ट हो गया था। तो मे बी देयर इज अ लेसन देयर। मैं एज वी वर स्पीकिंग, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे थे, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हो गया है, तो व्यूअर्स के लिए वो मैं इंफॉर्मेशन दे देना चाह रहा था, ताकि हालांकि एडिट होके वीडियो आने में समय लगेगा, बट मैं ये बातचीत के दौरान ही इंफॉर्मेशन ऐड कर देना चाह रहा था। डॉक्टर अविरल, मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूं, लेकिन मैं आपको जाने दूं इससे पहले एक सवाल जो मेरे पास आया था, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको कहा था। जी। ये सवाल जसलीन अरोड़ा है, उनका है, कि अंग्रेजी में पूछ रही हैं, शुड आई गेट एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन लाइट ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम क्लॉटिंग even though they are rare of the rarest case? I ask as a woman in her 30s, for largely it has been observed that fatalities reported due to clotting from AstraZeneca have been of younger women. तो वो वही कंसर्न है जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए इन शॉर्ट में बोल देता हूं कि भाई ये कंसर्न है कि जो एस्ट्राजेनेका का क्लॉटिंग की वजह से फैटेलिटीज हुई हैं, उसमें यंग महिलाओं के रेशियो ज्यादा है, और उन्होंने कुछ लिंक्स इससे जोड़ के भेजे हैं, गार्डियन का एक लिंक है। तो है। ये क्या कोई कंसर्न का कोई रैशनैलिटी है, साइंटिफिक कोई स्टडी है इस पे, या ये कंसर्न होना भी चाहिए, या मिस इन्फॉर्मेशन माना जाए इसको?
नहीं, देखिए इसमें इसमें फिर से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि वो बेस्ड कहाँ पे है। अगर इंडिया में बेस्ड है तो थोड़ा सा आंसर जो होगा डिफरेंट होगा। यूके में बेस्ड है तो उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। उसका कारण भी मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो यंग लेडीज हैं 30s में हैं उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग है उसका रिस्क है। वो जो रिस्क है उसको अगर हम देखें तो 1 in 200 और 2.5 लाख में से एक का रिस्क है। 2.5 लाख हो में से सकती एक। है। जी। 2.5 लाख में से एक। जी। लेकिन जो हम रिस्क लें, अगर वो मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं तो वो रिस्क जो है 150-200 में से एक आ जाता है। ठीक है। अगर हम कोविड से क्लॉटिंग का रिस्क लेते हैं तो वो 100-125 में एक का रिस्क है। तो ये जो क्लॉटिंग का रिस्क है ये है, लेकिन ये बहुत ही कम रिस्क है। और अगर आपको mRNA वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन यूके में अवेल करवाए गए कि इसके चलते जो यंगर लेडीज हैं उनको mRNA वैक्सीन देने की बात यहाँ पे है और दी जा रही है। लेकिन जिनको पहले एस्ट्राजेनेका दी गई है उनमें भी जो ये केसेस पाए गए हैं ये बहुत ही कम है। अगर यही केस अगर मान लीजिए इंडिया या बाकी कई कंट्रीज में पाया जाए तो ये शायद डिटेक्ट भी नहीं होता, ये इतना रेयर है। ठीक है। ओके। तो और इसके चलते हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हमें कोविड की जो वैक्सीन है वो ले ही नहीं, क्योंकि कोविड से जो क्लॉटिंग और कोविड से डेथ का रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। चाहे आप यंग भी हो तब भी जो रिस्क है वो ज्यादा है। तो मेरा इनसे यही कहना है कि अगर आपको कोई जैसे mRNA वैक्सीन मिल रही है जिसका डाटा हमारे सामने है तो वो ले लीजिए, वरना कोवैक्सीन या जो कोविशील्ड है वो उसका जो रिस्क है क्लॉटिंग का वो बहुत कम है। उसके आप नजर रख सकते हैं। देर आर वेज के अगर आपको लगे कि क्लॉट्स बन रहे हैं तो उसके डिटेक्शन और उसका इलाज भी हो सकता है। टाइमली डिटेक्शन के बाद इलाज भी। तो वो चीजें हमें ये सब जो स्टडीज हैं सेफ्टी स्टडीज उससे मालूम चल गई। ओके। और डॉक्टर अविरल बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम निकालने के लिए और सारे सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू जी।